एक बार फिर से स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। आई होप पिछले वाले पांचों क्वेश्चन आपके आराम से क्लियर हो गए होंगे और उस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आराम से कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपसे वादा करता हूं कि क्वेश्चंस अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे और करते रहेंगे तो आपका मैथ्स का 10th का पेपर बड़े आराम से क्लियर होगा। आपको सभी क्वेश्चन बहुत ईजी लगेंगे और आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तुमने पहले भी कर रखे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को करना तो बहुत आसान है। पता नहीं प्री बोर्ड में हमने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किए जिससे कि हम अच्छे नंबर नहीं ले पाए, मगर आप मेरे साथ बने रहिए। हर वीडियो में 5 या 6 क्वेश्चन करेंगे और जब तक आप बने रहते हैं, आपके एग्जाम से पहले अगर आप सारे क्वेश्चन मेरे साथ कवर करते रहते हैं तो इस चीज़ की गारंटी मैं एक बार फिर से देता हूँ कि पेपर आपको बहुत ईजी लगेगा और आराम से आप पेपर को पास कर जाएंगे। ठीक है, इसी सीरीज़ में अब हम क्वेश्चन करते हैं 6th क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है ट्राइंगल का, इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा है और लगभग हर बार पेपर में आता ही है। तो इन क्वेश्चन को आप छोड़िए मत, इनको छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके के हैं कि अगर आप एक बार समझ लेंगे तो इसको करना बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में क्या जैसे दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमारे को एक ट्राइंगल दिया हुआ होता है, उसके अंदर दो साइड हमारे को पैरेलल दी होती हैं। तो अब इसमें बस ध्यान ये रखना है, देखो जब भी इस तरीके से दो साइड हमको पैरेलल दी हुई होती हैं तो जो ये पॉइंट रहता है एडी, ये एडी से लेकर डीबी और इसी तरीके से एई से लेकर ईसी, ये साइड हमारी हमेशा इक्वल होती है। इनका जो रेशो है वो इक्वल होता है। बस हमको इसी चीज़ को ध्यान में रखना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या चीज़ इक्वल होती है? एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या रहता है, जब भी हमारी दो साइड डीई इज पैरेलल टू बीसी हमारे को दिया है तो क्या रहेगा हमारा, देखिए जब भी हमारा डीई इज पैरेलल दिया होगा हमारे को बीसी के, तो हम क्या करेंगे, एडी अपॉन में डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन में ईसी। ठीक है, जैसे ही आपने ये लिखा तो केवल आपको उसकी वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, हमने वैल्यू लिखी एडी की एक्स अपॉन 3 अपॉन में ये वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे 3x प्लस 19। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे x अपॉन में 3x प्लस 4। अब हम इसको इक्वेट करेंगे और इक्वल कर देंगे, खाली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकल जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, जब इक्वल टू रखते हैं तो हमारा क्या होता है कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे ही ये वाला पार्ट यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको कर देते हैं। तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया, x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4। ये स्टेप देखेंगे हम, x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x इंटू ये वाला पार्ट आएगा आपका 3x प्लस 19, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। क्या करेंगे अब हम, x को हम पहले, अब देखो हम कर क्या रहे हैं, x को पहले हम इस 3x प्लस 4 से पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये जो 3 बचा है इस 3 से फिर 3x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले इस x से 3x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3 से 3x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे हुआ 3x इंटू एक्स इज 3x स्क्वायर, x इंटू 4 इज 4x प्लस 3 इंटू 3। देखो हो क्या रहा है, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा ये आ गया 3x स्क्वायर, फिर यही x हमारा 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 4x, फिर ये 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 9x, और ये फिर 3 और 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये x जब 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर, और फिर ये x जो है 19 से मल्टीप्लाई होगा तो 19x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब हमारे को करना है क्या है, अब देखो 3x स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड भी है और इस साइड भी है, तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचा हमारा, 4x और 9x, इन दोनों को ऐड करेंगे 13x। देखो जिनका कोफिशिएंट सेम होता है उन टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 4x प्लस 9x दैट इज 13x, और 12 ऐसे का ऐसे यहाँ रखा रहने दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 13x है ना, इसको हम उठा के इस साइड ले जाएंगे, पीछे यहाँ ले आएंगे। तो क्योंकि ये प्लस का था, पॉजिटिव था, तो यहाँ आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में। तो ये हो गया क्या, 12 इज इक्वल टू 19x माइनस 13x। अब देखो 19 में से 13 आ जाते हैं, कितने बचे, 6x। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 19 माइनस 13x इज इक्वल टू 6x, और 12 हमारा एज इट इज़ यहीं रखा रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, ये 6 यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 6, क्योंकि ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इस स्टेप में आएगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे आएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, 12 डिवाइडेड बाई 6। अब हम काट सकते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो हमारा सिंपल आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2। बस इतना बेसिक आंसर था। आपको याद क्या रखना है
कि ये जो रेशो होती है AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC होता है हमेशा, अगर ये दो लाइनें पैरेलल दी हुई हैं तो, ठीक है, ये रेशो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके आप दोबारा समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दो ट्राइंगल हमारे को दिए हैं, ट्राइंगल ABC, ये जो साइन दिया हुआ है इसको सिमिलरिटी का साइन बोलते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FED। सिमिलर मतलब ये ऐसे करके निशान लगाते हैं, दैट इज सिमिलरिटी। सिमिलर में क्या होता है कि वो एंगल उसके समान है। सिमिलर का मतलब होता है कि ये ट्राइंगल जो है इस ट्राइंगल के समान है। इसके अंदर हमारे को दो ट्राइंगल के एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, और एक एंगल D हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको फिगर बना लेते हैं, ठीक है। इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। एक दिया है ABC और FED, इस चीज़ का ध्यान रखना, ट्राइंगल FED दिया है, DEF नहीं है, FED है। तो हमने क्या किया, दो ट्राइंगल हमने ड्रॉ किए। इसमें हमको दिया एंगल A जो दिया है हमारे को, देखो सबसे पहले हमने दो ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये लिया हमने A, ये लिया B, ये लिया हमने C। ऐसे इन्होंने FED के दिया था तो हमने ऊपर इसके सामने रखा F, B के सामने रखा हमने E और C के सामने रखा हमने D। यही चीज़ बस ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। क्या रखा हमने, A के सामने F, B के सामने E और C के सामने D रखा। अब देखो जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो अगर ये इसका एंगल A जो है 60 डिग्री का दिया है ना, तो इसका जो सामने वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है F जो था ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमको B 50 डिग्री दिया है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या था E, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे को उन्होंने मगर पूछा क्या है, एंगल D, हमसे पूछा है एंगल D। तो एंगल D किसके बराबर होगा, एंगल C के बराबर। तो हमको यहाँ से एंगल C निकालना है, सिंपल है। देखो A F के बराबर हो गया, B E के बराबर, तो C किसके बराबर होगा, ऑटोमेटिकली D के बराबर हो जाएगा। तो हम ये निकालेंगे कैसे, बहुत ईजी है। हम ट्राइंगल लेंगे ABC, हमको पता है कि भाई ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। जैसे ये 180 हुआ तो एक की वैल्यू हमको 60 दी है, फिर 50 दी है, तो 60 प्लस 50 हो गया हमारा 110, 110 प्लस C इक्वल टू 180। अभी 110 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो 110 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल C इक्वल टू 70। अब क्योंकि एंगल C हमारा 70 हो गया है तो भाई देखो क्या था, एंगल C हमारा किसके बराबर होगा, जो हमारा एंगल C था वो हमारा एंगल D के बराबर होगा। तो हमारा एंगल D किसके बराबर हो जाएगा, 70 के बराबर हो जाएगा। एकदम ईजी है, ठीक है। देखिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है कि एक पोल है जो कि ए पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, उसकी लेंथ क्या है 6 मीटर की उसकी लंबाई है, और कास्ट अ शैडो, और उसकी परछाई बनती है 4 मीटर की ग्राउंड पे। और उसी सेम टाइम के अंदर एक जो टावर की जो परछाई है वो 28 मीटर बनती है। तो हमको टावर की हाइट बतानी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको एक कंसेप्ट याद करके रखना पड़ेगा कि भाई देखो अगर सेम टाइम पे जब परछाई बनेगी ना तो परछाई सिमिलर रहती है, सिमिलरिटी वाला ही कंसेप्ट इसमें भी लगेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं भाई। हम मान लेते हैं कि एक तो हमारा पोल है और दूसरा हमारा है टावर। तो ये वाली जो साइड दे रखी है ये हमारे पोल की हाइट है। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन मार्क है जो हमें निकालना है ये हमारी टावर की हाइट है, ये हमको निकालना है, ये हमें पता नहीं क्या करना है, ठीक है। मगर इन्होंने बोला कि भाई जो पोल की जो शैडो बन रही है, शैडो को जमीन पे बनेगी, मान लो कि यहाँ पे ये सूरज है, ठीक है। तो अब इसकी शैडो यहाँ बन रही है, ये बन रही है 4 मीटर, इसकी शैडो बन रही है 28 मीटर, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्या याद में रखना है, कॉन्सेप्ट याद में रखना है ये वाला कि भाई देखो अगर सेम टाइम रहेगा, जब भी टाइम सेम रहेगा तो एट द सेम टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर शैडो विल बी सिमिलर। तो अब इस कंसेप्ट को हम यूज़ कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे क्या था, हमारा हाइट कितनी थी पोल की 6 मीटर, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टावर की हाइट हमें निकालनी है। तो हमने देखा कि भाई इसकी शैडो बन रही है 4 मीटर की, ठीक है। 4 मीटर की शैडो बन रही है और टावर की शैडो बन रही है 28 मीटर की, ठीक है। तो ये कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इंटू, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर देखो ये 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 इज 28। तो हमारी जो पोल की हाइट रहेगी वो भी जो 7 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो आराम से निकल जाएगी। तो हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या बोला मैंने कि सेम टाइम पे हाइट और जो शैडो है उनके बीच में सिमिलरिटी रहती है। तो क्योंकि जो इसकी शैडो थी 4 से 7 टाइम मल्टीप्लाई होकर 28 बन गई,
तो जो इसकी हाइट थी वो भी 6 से 7 टाइम मल्टीप्लाई होकर 42 बन जाएगी और हमारा आंसर हो जाएगा 42। हाइट ऑफ टावर हो जाएगी हमारी 42। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 70 डिग्री देन पी ओ ए इज इक्वल टू। अब भाई पहले तो क्वेश्चन देख के ही बंदे घबरा जाते हैं कि यार क्वेश्चन में तो इतना पता नहीं क्या लिख दिया, टेंजेंट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। चलो बताते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी। तो भाई कोई एक सर्कल दिया है तुम्हारे को, ये सर्कल है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है पी, ये इसका सेंटर है, मान लो ये सेंटर है ओ। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि टेंजेंट है। अब पी से देखो दोनों टेंजेंट है बराबर, तो पी से ए हो गया और पी से बी हो गया, बी हो गया। टेंजेंट क्या होती है हमारी, टेंजेंट वो होती है स्पर्श रेखाएं जो उसको टच तो करती है मगर उसको काटती नहीं है सर्कल को कभी भी। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, तो जो ये इंक्लाइंड होती है आपस में जो एक टकरा रही है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमारा है 70 डिग्री। कितना है हमारा, 70 डिग्री। ठीक है, हमको बताना है कि पी ओ ए कितना होगा, तो हम इस लाइन को मिलाएंगे पी ओ और ये ए, हमको ये वाला एंगल बताना है अंदर का कि ये एंगल हमारा कितना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, आते हैं आंसर में। देखो ये हमारी फिगर बन जाएगी। ठीक है, हमारे को एक सर्कल दिया है जिसके अंदर टेंजेंट दिया हमारे को, ये जो है पी बी हमारी एक टेंजेंट है, ऐसे ही पी ए हमारी टेंजेंट है जिनका कॉमन पॉइंट है पी। ठीक है, अब यहाँ से ये देखो पी ए एक लाइन जा रही है, ये पी बी जा रही है, ये दोनों हमारी टेंजेंट है और हमारे को ये एंगल दिया है 70 डिग्री। हमको निकालना क्या है कि जो हमारा पी ओ ए है वो कितना एंगल होगा। क्या करते हैं, देखो आप लोगों को पता होगा जब भी कोई लाइन टेंजेंट होती है सर्कल से, जो रेडियस के साथ में वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो जो हमारा ये एंगल है 90 हो जाएगा, ये भी हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल जैसे ही 90 होंगे तो हमारा एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसका सम हो जाएगा 180। ठीक है, अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो आपको ये पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसका सम होता है 360, तो 360 में से 180 को माइनस करोगे तो बचेगा कितना, ये और इसका सम बच जाएगा केवल आपका, ये एंगल पी और एंगल ओ का सम बच जाएगा, तो वो हमारा 180 होता है। या ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि भाई अगर दो टेंजेंट एक पॉइंट से दे रखी है तो ये दोनों का जो दो एंगल बन रहे होंगे, ये वाला ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो बाकी के दोनों एंगल हैं उन दोनों एंगल का सम आपको 180 लिख देना है। तो 180 क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180। तो ये एंगल हमारे को ऑलरेडी दिया हुआ है, एंगल ए पी बी जो दिया है हमारे को, ए पी बी हमारे को 70 डिग्री दिया हुआ है, तो 70 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी हमारा कितना होगा 180। अब हम एंगल ए ओ बी को निकालेंगे तो 180 माइनस 70, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो रहा था तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो आंसर हो जाएगा 110। अब जैसे ही 110 हुआ हमको पता लगा कि जो ये एंगल है ये तो 110 है, मगर हमसे पूछा क्या है पी ओ ए, हमसे ये छोटा वाला एंगल पूछा है पी ओ ए। ठीक है, देखो हमसे कौन सा एंगल पूछा है, पी ओ ए, पी ओ ए, ये एंगल हमसे पूछा है। तो ये एंगल क्या होता है, ये एंगल ए ओ बी का हाफ होता है। ये जो ए ओ बी आपकी साइड है ना, ये इसका हाफ होता है। तो हमारा एंगल जैसे ही निकला 70, वो 110 जैसे हमारा आंसर निकला, 70 प्लस 110 था, ये तो 110 निकला, तो हम क्या करेंगे पी ओ ए इज इक्वल टू 1/2 ए ओ बी, तो 110 का हाफ करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 55। ठीक है, देखो इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार कर लेना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो ये सेंटर एंगल दे देता है, आपसे पूछता है कि ये एंगल निकालिए, तो सेम होगा 90 प्लस 90, ये तो हट जाएगा, इन दोनों का सम बस ये याद रखोगी, इन दोनों का सम 180 होता है। तो अगर मान लो ये 50 दिया है तो आपका ये 180 से माइनस करो 130 हो जाएगा। मान लो कि ये 80 दिया है तो ये 100 हो जाएगा, और उसके बीच का अगर इन्होंने आधा एंगल दिया है, ठीक है, अगर उन्होंने पूछ लिया पी ओ ए निकालो, या उन्होंने पूछ लिया कि पी ओ बी निकालो, उन्होंने पूछा कि भाई पी ओ बी निकाल लो, या वो पूछते हैं पी ओ ए निकाल लो, तो जो भी तुम्हारा ये सेंट्रल एंगल आएगा, ये वाला जो एंगल आया, ठीक है, जो भी ये एंगल आया ए ओ बी, उसका आधा करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी के क्वेश्चन हम और कवर करेंगे इससे अगली वीडियो के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, इनमें से कई क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और क्वेश्चन रिपीट होंगे, इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं। मे बी वैल्यू बदल सकती है बट तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप इनको करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, हम आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है।
ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम इस लेवल पे पहुंच जाए कि हमारे पेपर के नंबर हम बहुत अच्छे निकालें, हमारा पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो। और जिनके भी प्री बोर्ड में मार्क्स कम आए हैं उनको डरने की या निराश होने की कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। केवल अभी से लेकर पेपर तक का टाइम मुझे दे दो, हम लोग बड़े अच्छे से पास होंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और अपनी अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो फिर डालते हैं और उसके अंदर फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं आगे। A4 एजुकेशन चैनल में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए, कंटिन्यूसली काम करते रहिए। अपने दिन के 1 से 2 घंटे इन क्वेश्चन को दीजिए, बड़े आराम से पेपर क्लियर होगा। चलिए बाय, धन्यवाद।